हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जिटो पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस का चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में जानेंगे। इस क्वेश्चन से काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो साइंस पूछी जाती है वो बेसिकली 9th और 10th क्लास की ज्यादातर पूछी जाती है, तो इसलिए हम सिर्फ साइंस की जो एनसीईआरटी है वो मेनली 9th और 10th पे ही फोकस करेंगे। अगर आपको फिर भी 6th 7th 8th की साइंस का ओवरव्यू चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इसमें मैंने बुक का नहीं लिया है, मैंने इसमें नोट्स को प्रेफर किया है ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्प और थोड़ा स्मॉल हो जाए, ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इस चैप्टर को। इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर है क्या? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि पेंसिल है, तो पेंसिल का एक कुछ मास है, अगर आप उसको रख दोगे तो एक पर्टिकुलर प्लेस भी वो ऑक्यूपाई करेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पंच तत्व से बनते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी मिलकर बनी है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो जितने मैटर होते हैं वो भी 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अगर मैं मैटर की कैरेक्टर्स की बात करूं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहला है कि मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। देखो, पेंसिल तो एक बड़ी पूरी चीज है। अब पेंसिल को अगर आप और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो जो भी मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वेकेंट प्लेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। अब उनमें वेकेंट प्लेस भी होती है। अब ये हमें कैसे पता चला? अगर वेकेंट प्लेस नहीं होती, तो अगर हमने एक बॉल लिया, उसमें हमने पानी डाला और उस पानी में डाली फिर चीनी, और चीनी को हमने मिलाया, तो वो मिक्स हो जाएगी। फिर चीनी गई कहाँ? तो चीनी कहाँ गई? वो जो छोटे छोटे स्पेस थे वाटर के अंदर, वो उनमें जाके मिल गई। इट मीन्स इससे ये प्रूव हुआ कि हमारे जो मैटर होते हैं उनके बीच में एक वेकेंट स्पेस होता है। अगला जो पॉइंट है वो है पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े धीरे धीरे मूव कर पाते हैं। लिक्विड की बात करूं वो थोड़े और तेज करते हैं, और गैस के तो बहुत ही तेज पार्टिकल मूव करते हैं। पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो तो है, इस दुनिया में जो भी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है उनके बीच में क्या कोई एक कनेक्शन है ना, तभी तो जुड़े हुए हैं लोग। ऐसे ही जैसे लोग जुड़े हुए हैं वैसे पार्टिकल्स भी जुड़े होते हैं। तो पार्टिकल्स जो एक साथ जुड़े हैं वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से जुड़े हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हमारे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 ही दे रखे हैं, तो हम सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पहला है वो है, ये तो पता ही होगा आपको पांचों, वैसे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो सबको पता होती है। बट जो बाकी की चौथी और पांचवी है वो है प्लाज्मा, और जो लास्ट वन है पांचवी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगर मैं इन पांचों की बात करूं तो हम इन पांचों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा है, और इनके बीच की जो पार्टिकल उनकी एनर्जी कैसी है, और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कैसा है, इस बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। जब पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो हम उनको बोलते हैं सॉलिड। और उनमें जब थोड़ा सा और ज्यादा गैप आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लिक्विड, और जब बहुत ज्यादा गैप आ जाए तो हम उसको बोलेंगे गैस। यानी सबसे ज्यादा अगर मैं डिस्टेंस बोलूं या फिर सबसे ज्यादा जो गैप बोलूं, वो सबसे ज्यादा कौन से हमारे मैटर में गैप होता है, यानी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में गैप होता है, तो वो है हमारी गैस। अगर मैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो है फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि अगर आप ग्लास लेते हो तो ग्लास की एक फिक्स शेप है, आप उसको कहीं भी रखो, कैसे भी रखो, वो उसी शेप का रहेगा, और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। यानी एक ग्लास पानी है तो आप उस पानी को, सॉरी वो तो पानी नहीं होगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है डेफिनेट है। यानी एक रूम है तो उसकी वॉल्यूम डेफिनेट है, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे वाटर लिक्विड है, अगर आप वाटर को बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा, कप में डालोगे तो कप की शेप ले लेगा। यानी जिस भी आप ऑब्जेक्ट में डालोगे उसको, वो उसी की शेप ले लेता है। यानी लिक्विड की खुद की कोई शेप नहीं होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब है अगर 1 कटोरी पानी है तो उस 1 कटोरी पानी को अगर आप बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी थोड़ा ना भर जाएगी, बाल्टी में भी उतना ही पानी रहेगा वो। अगर मैं गैस की बात करूं तो जो गैस होता है उसकी ना ही तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट मींस आप गैस को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, और जरा सी भी अगर एयर होगी यानी गैस होगी, वो पूरे में फैल जाएगी। इट मींस उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है उनके बीच का डिस्टेंस, यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। देखो सब चिपके चिपके दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का, वो सबसे कम किस में देखा जाता है? सॉलिड में। अगर मैं उससे ज्यादा की बात करूं
तो उससे ज्यादा देखा जाता है लिक्विड में, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा लार्जर होता है। बट अगर मैं गैस की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, यानी लार्जेस्ट होता है। सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। अगला है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? अगर आप उसको ग्लास को दबा रहे हो, दबाए जा रहे हो, क्या दब जाएगा, पिचक जाएगा? वो नहीं पिचकेगा, वैसे के वैसे ही रहेगा वो। इसका मतलब ये होता है कि सबसे कम, यानी हम इसको ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। हम सॉलिड को कंप्रेस करके छोटा और नहीं कर सकते हैं। जो लिक्विड होते हैं वो उनको कर तो सकते हैं लेकिन बहुत कम, यानी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गुंजाइश है लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। और जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए तो आपने सीएनजी के बारे में पढ़ा होगा ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मतलब उसको कंप्रेस करके हमने कंटेनर में फिल करा हुआ है। तो जो गैस होती है वो उसकी सबसे ज्यादा यानी हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, सो हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वहीं लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है। और सबसे कम जो डेंसिटी होती है, यानी थोड़ा भारीपन, वो किसका होता है? वो होता है हमारा गैस का। अगला पॉइंट देखूं तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सॉलिड का देखूं तो स्ट्रांग होता है। देखो, जब चिपके चिपके सब रहेंगे तो क्या दूर जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते भाई। जब चिपके चिपके तो कैसे दूर चले जाएंगे? वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये उतने चिपके नहीं है, तो यानी इनका जो वो होता है, फोर्स होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और सबसे वीक किसका होता है? गैस का, क्योंकि वो तो वैसे दूर दूर रहते हैं। जैसे ये तो वही हुआ ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टाइप का, कि मतलब वो तो है ही नहीं, विश्वास तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि दूर दूर है, तो इनके बीच का जो वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है? वीकेस्ट है। अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास पार्टिकल होते हैं। वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो थोड़े दूर होते हैं, और गैस के सबसे ज्यादा दूर होते हैं। ये था हमारा अगला डिफरेंस। अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ स्टेज की बात करूं तो जो हमारी फोर्थ स्टेट थी वो थी प्लाज्मा, जो अभी भी पूरी तरीके से मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं की गई है। इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, मतलब इसको अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी नहीं किया गया है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ी बहुत आपको बताऊं इसके बारे में, सो अ प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। ये क्या है? आयोनाइज्ड गैस है। सो अ प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव अ इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। इसमें क्या है? देखो, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन को हम इसको आयन के रूप में बदल देंगे, बहुत आयनाइज कर देंगे, बहुत ज्यादा आयनाइज करके, मतलब इसको आयन के फॉर्म में ले आएंगे, H+ आयन ले लेंगे, तो इससे जो हमारी वो होती है, इससे जो स्टेट डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। अगली हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो स्टेट है, दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, इसको बहुत लो टेम्परेचर पे अराइज कर, मतलब बहुत ज्यादा किसी टेम्परेचर को कम कर दोगे आप, -60 -70 ऐसे कुछ कर दोगे, तब ये जाके क्रिएट होती है। तो द साइंटिस्ट हु वर्कड विद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रिसीव अ नोबेल प्राइज। जो इस पे काम कर रहे थे उनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वो कब दिया गया था? 1995 में। एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, जो बहुत पास होते हैं, उन्हीं के बारे में है। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस तो नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हमारी सॉलिड लिक्विड गैस ही थी। अगर हम आगे बात करें तो आगे का जो हमारा है मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी तो वैसे हमने सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की देख ही ली, बट थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी जो प्रॉपर्टीज थी। तो सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में होते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो ये फ्लो इजीली नहीं करते हैं, इसके पार्टिकल मूव नहीं कर पाते हैं। आगे है सॉलिड जो होते हैं इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही कम लिटिल स्पेस होता है, बहुत ही कम होता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड की कोई ये इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी इजी नहीं होती, बट ये इसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी ये कंप्रेसिबल है बट बहुत ही कम है। और मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है, और जो उसकी शेप है वो डेफिनेट नहीं, मतलब वो सेम शेप नहीं रहती है, शेप चेंज हो जाती है। और जो इनके बीच का पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, या फिर जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर मैं और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखूं तो वो मैंने आपको बता दिया, इनडेफिनेट शेप होती है, शेप सेम नहीं होती, बिकॉज द पार्टिकल कैन लिट पास्ट वन अनदर, मतलब थोड़े से दूर दूर होते हैं। ये थोड़ा सा फ्लो कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस इजीली कंप्रेसिबल होती है, इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही कम होता है। जो गैस होती है वो फ्लो करती है इजीली। क्यों? क्योंकि इनके ये सब एक दूसरे से दूर दूर है, तो आराम से फ्लो करेंगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं, टकराएंगी भी किससे, क्योंकि दूर दूर है सब। एंड गैस हैव एन डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं।
और उसके बाद हमारा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देख लेगा हम प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा है बट इनडेफिनेट शेप, इसकी इनडेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है क्योंकि इसके पार्टिकल भी बहुत तेज मूव करते हैं। प्लाज्मा जो है वो भी इजीली कंप्रेसिबल है क्योंकि गैस से ही बना है, ये भी एच हाइड्रोजन जो था वो हमारा क्या है, गैस है। ऐसी और भी जो गैसेस होती है उन्हीं को लेकर, उनके आयन स्टेट को लेकर हम ये जो स्टेट है प्लाज्मा वो हम बनाते हैं। सो बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, इनके बीच में फ्री स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये कंप्रेसिबल होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये किससे बने होते हैं, आयंस। और वैसे भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आयन की जरूरत होती है। अगर मैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करूं तो पार्टिकल जो होते हैं इसके वो कम एनर्जेटिक होते हैं अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो, क्योंकि इसमें जो ये वेरी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो बहुत मुश्किल पड़ता है। आगे पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सम स्पेस। सो और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन के वो मूव करते हैं। इसमें इतना ही था, हमने 2 बार इसको देख लिया है। अगर मैं इंटरचेंज की बात करूं कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं स्टेट को, कि मतलब सॉलिड से लिक्विड में चले जाएं सॉलिड से लिक्विड में चले जाएं, फिर लिक्विड से गैस में चले जाएं, तो मतलब वो कैसे चेंज कर सकते हैं, कर भी तो सकते होंगे ना। किसी गैस को अगर हमें लिक्विड बनाना है तो वो कैसे करेंगे, तो हम अभी इसमें इंटरचेंज इन स्टेट पढ़ेंगे कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैटर को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आप जानते हो कि सॉलिड को लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड को गैस बनाया जा सकता है, और इसका उल्टा वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। गैस को चेंज किया जा सकता है लिक्विड में, एंड लिक्विड इज ऑल्सो चेंज इन सॉलिड। तो जैसे सॉलिड है आइस है, अगर मुझे उसको लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, यानी आइस को बाहर रख दो, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और मेल्टिंग से वो क्या होगा, सॉलिड जो है वो आइस, वो सॉलिड जो है यानी जो आइस थी वो लिक्विड बन जाएगा। अगर लिक्विड है तो हम उसको गैस बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, गर्म करके। सो सबसे पहले हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब होता है जब हम सॉलिड को डायरेक्टली किसमें चेंज कर दें, गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, और ये हीटिंग पे ही होगा क्योंकि अगर आप ठंडा करोगे तो वो तो यहाँ से इधर जाएगा, ठंडे होने पर ये इधर चलते हैं और गर्म होने पर ये इस तरफ चलते हैं। इसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना, सब्लिमेशन पूछा ही जाता है मेनली। एंड इसके एग्जांपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है, इवन के ये सीडीएस में भी पूछा जा चुका है कि अमोनियम क्लोराइड में जो प्रोसेस होती है वो क्या, कौन सी प्रोसेस से इसको हम अलग करते हैं, तो वो है हमारी सब्लिमेशन। अगला है कैम्फर और आयोडीन। देखो कैम्फर तो सबके यहाँ देखा होगा आपने, कपूर तो देखा ही होगा ना। अगर मम्मी जब कपूर जलाती है तो क्या होता है, वो सॉलिड एक गोल गोल व्हाइट कलर की गोली होती है और वो गोली जल जल के पूरी गैस में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में कुछ बचता ही नहीं है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। अगला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसके इफेक्ट बहुत सारे पड़ते हैं, ये डिपेंड करता है कि कैसे हो रहा है, किस चीज में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है, यानी उनका जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच का, वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। बहुत ज्यादा मूव करेंगे तो कमजोर पड़ने लगेगा और वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई चीज सॉलिड होगी तो वो मेल्ट होकर क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। वहीं अगर टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर से सुनिए, जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आइस की बात करूं तो 273.16 के होता है, ये आप देख लेना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। एक फ्यूजन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग की प्रोसेस जो है, जो सॉलिड को किसमें बदल दे, लिक्विड में, उसको मेल्टिंग तो बोलते हैं, उसको एक और नाम बोलते हैं, वो है हमारा फ्यूजन। अब प्रेशर की बात करें तो इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें और कम कर दें तो वो भी हमारे स्टेट को चेंज कर सकता है। कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दोगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगी चीज। जैसे आप कोई पढ़ाई होगा आपने 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में तो पढ़ाई होगा ना। अर्थ की जो सबसे लास्ट लेयर है वो क्या है, कोर है। तो अगर मैं कोर में भी देखूं तो 2 कोर होती है, एक हमारी इनर कोर होती है और एक हमारी आउटर कोर होती है। तो आउटर कोर जो होती है वो हमारी लिक्विड स्टेट में है, बट जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी लग गई है, मतलब प्रेशर कुछ ज्यादा ही लग गया है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगने की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है। एंड सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट और डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड
कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं तो वो क्या होता है, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जैसे अगर आपने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा, अब जब आप पानी गर्म करने के लिए रखेंगे तो पानी पहले तो गर्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 100 K ही हो जाएगा, बट हम हीट फिर भी कंटिन्यूसली दे रहे होंगे, फिर वो हीट जा कहाँ रही है। अब 100 K के बाद, यानी 100 केल्विन के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर जो हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, तब वो जो पानी है वो उड़ना चालू हो जाएगा, और वो पानी उबल उबल के उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर तो वाटर का सेम रहेगा, क्या रहेगा, वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट फिर जो हीट हम नीचे से प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो जा रही है उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। आपको समझ में आया? यानी अब जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इस हीट की वजह से। तो ये हीट हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि हीट तो दिख ही नहीं रही है, कहाँ जा रही है, तो हम इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी इसको छुपी हुई हीट बोलते हैं। ये वो हिडन हीट होती है जो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है और किसी भी स्टेट को चेंज करवाती है। अब अगला है फ्यूजन और वेपराइजेशन में डिफरेंस देखें। सो फ्यूजन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये वही था कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो वो जो हीट होती है उसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, ये भी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, मतलब फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, वहीं वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं। समझ में आया? ये हमारी वेपराइजेशन होता है। तो दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी काफी हद तक जो हमारे प्रेशर होता है और जो हीट होती है यानी टेम्परेचर होता है, वो भी रोल प्ले करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। अगर हम आगे देखें तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में देखते हैं, दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं, सो पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आर नेवर एट रेस्ट, मूव करते रहते हैं। आपको पता ही है कि मैटर के जो पार्टिकल वो हमेशा मूव करते रहते हैं, रेस्ट पे तो नहीं रहते। और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे देखूं मैं, चाहे गैस की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, तो उसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो वहां पे अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, जो भी सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, वहीं जो नीचे वाले पार्टिकल होंगे उनकी लोअर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब होगा क्या, अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो सबसे पहले ये वाला पार्टिकल उड़ेगा, गैस बन जाएगा, यहां से ही बन जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल की बारी आएगी, ऐसे कर करके सरफेस पूरा सूख जाएगा। सो इससे क्या होता है, इन केस ऑफ अ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये अपने आप ही नेचुरल फिनोमेना होता है जो हमारा इवेपोरेशन होता है, बट जो बॉइलिंग होती है ना वो नेचुरल नहीं होती, वो हम अपनी तरफ से जो हीट प्रोवाइड करवाते हैं, और तब जो लिक्विड है हमारी और वो लिक्विड जो है वो गैस बन जाती है, वो प्रोसेस को बॉइलिंग बोलेंगे। यानी बॉइलिंग हमने खुद हीट प्रोवाइड करवाई है, बट इवेपोरेशन नेचुरल फिनोमेना होता है, वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। अब जिस फैक्टर्स पे हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है हम उसके बारे में देख लें। तो काफी फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, प्लीज नोट दिस पॉइंट। ये काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी ज्यादा होगी। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे पानी फैल जाए जरा सा, तो अगर हम पोछे से उसको फैला दें तो वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। इट मींस इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी इवेपोरेशन बहुत तेज होगा। जैसे ठंडियों में तो हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, लेकिन गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बिकॉज क्योंकि जो गर्मियों में टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो इनका वो है इनवर्स प्रोपोर्शनेट है, मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? देखो एक बात बताओ, एक रूम है, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं पहले से ही, तो आप बाहर से आ रहे हो तो आपके यहाँ जाना पसंद करोगे? बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, आप वहां जाना पसंद करोगे जहां पे भीड़ भाड़ कम हो। अब ह्यूमिडिटी मींस क्या होता है? ह्यूमिडिटी मींस होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो भी वाटर वेपर के अमाउंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इट मींस वाटर वेपर के पहले से ही जो मैटर है मानी पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा है पहले से ही। जब पहले से ही पार्टिकल वाटर वेपर के ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्यों तेज होगी भाई? इवेपोरेशन होकर भी क्या जा रहा है, जो वाटर है वो वाटर वेपर में तो कन्वर्ट हो रहा है, तो जब पहले से ही वाटर वेपर है वहां पे तो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ही कम होगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर मैं विंड की स्पीड की बात करूं तो ये भी आप देखो, घर में मम्मी जब पोछे लगाती है, पंखा चला दे तो फट से पोछा सूख जाता है, और पंखा नहीं चलाए तो थोड़ी देर हो जाती है। यानी विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा।
अब ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये तो पता ही है कि इवेपोरेशन जो है वो क्या कॉज करता है, कूलिंग। जैसे सबके घरों में मटका भी रखा होता है, गर्मियों के टाइम पे आप देखोगे मटके का पानी कितना टेस्टी लगता है। उस मटके के पानी में पानी ठंडा कैसे होता है? सो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। होता क्या है, इसमें जो पानी के पार्टिकल्स है, इसमें पोर्स होते हैं हमारे मटके पर। इस मटके पे पोर्स की वजह से यहाँ से जो वाटर था अंदर वाला, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ आसपास की जो एनर्जी होगी भाई, इसको अगर लिक्विड से गैस में बदलना है तो ये क्या करेगा, इसको हीट चाहिए होगी, तभी तो ये लिक्विड से गैस में बदल पाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके आस वाली जितनी भी हीट होगी ना, उस हीट को लेने की कोशिश करेगा और उस हीट को यूज करके ये अपने जो स्टेट है, यानी जो लिक्विड स्टेट है, उसको चेंज करके गैस में करने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसे सारे पार्टिकल करेंगे आसपास वाले, तो क्या होगा, यहाँ के आसपास की तो सारी हीट चली जाएगी। अब जब सारी हीट चली जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। यानी इवेपोरेशन हमारा क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। इसमें क्या होता है, सब बहुत तेजी से ये मतलब जो इसकी रेट होती है इसमें उड़ने की, चेंज होने की स्टेट की, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये हम खुद प्रोवाइड करवाते हैं हीट। इवेपोरेशन जो होता है ये सरफेस फिनोमिना, यानी इसमें क्या होता है, इसमें पूरा पानी एक साथ बॉइल कर रहे हो आप, तो पूरा पानी एक साथ उड़ना चालू हो जाएगा ना, नीचे से लेकर ऊपर तक सब चालू हो जाएगा, मतलब चेंज होना चालू हो जाएगा। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में जो सरफेस पे पहले पार्टिकल्स होंगे वो पहले चेंज होंगे, उसके बाद नीचे बैक टू बैक आते रहते हैं। फिर आगे अगर हम केल्विन और सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये आपको रखना है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 273 केल्विन के इक्वल होता है। और अगर मैं केल्विन की बात करूं तो जो केल्विन होता है वो हमारा इक्वल होता है सेल्सियस प्लस 273। यानी अगर हम केल्विन में किसी चीज को कन्वर्ट करना है जो पहले से ही अगर हमारे सेल्सियस में है, तो उसमें 273 में सेल्सियस को प्लस कर दो और हमारा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, अगर आपको पढ़ने हो तो। वैसे ये आपके लिए तो इतने रेलेवेंट नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो 9th क्लास में अभी हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। प्लीज अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।